दिया। पहला आपका बर्नौली इक्वेशन कहां से आया, कैसे हमने इसको ड्राइव किया। दूसरा कि बर्नौली इक्वेशन कौन कौन से मेन एजम्पशन है जहां से आपसे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा है लोड का करंट के बीच में। तो ये आपको तीनों कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। पहला आपका होता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इजी और रोलर बेयरिंग होती है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होती है, निडल बेयरिंग होती है और आपका टेपर बेयरिंग होती है। ठीक है, जो 4 क्वेश्चन जे में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपको, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स टॉक। तो फ्रेंड, हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं आपका डीडीए जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पेपर सोल्यूशन पार्ट नंबर 3। मैंने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप आप सभी लोगों ने इन दोनों पार्ट को देखा होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा और पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 देख लीजिएगा। आप सभी वीडियो की स्पीड को 1.25x कर सकते हैं या 1.5x कर सकते हैं और प्लीज वीडियो की क्वालिटी को 720 पिक्सल प्लस रखिएगा जिससे कि आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो दिखेगा। प्लीज इन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा जितने मैं आपको डीडीए जेई का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। फ्रेंड, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपसे कोई भी डाउट ना रह जाए क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं तो वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि सबकी हेल्प हो जाएगी और मेरी हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 23 होने वाला है। मैंने पार्ट 1 में आपको 1 से 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था और पार्ट 2 मैंने आपको 11 से 22 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था और यहाँ पे हम पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 23 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन बोलता है इफ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स ऑफ ए एंड बी आर -8 वोल्ट एंड -16 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, then what will be the VAB with respect to voltage A and B। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे VAB पूछ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। आई होप आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। फिर बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपसे VAB पूछ रहा है, ठीक है, मतलब VA माइनस V, इसको आप ध्यान रखिएगा। VAB पूछ रहा है तो ये आपका होगा VA माइनस VB। ठीक है, अब आपको VA और VB दिया हुआ है। इसमें देखिए VA आपको क्या दिया, VA आपको दिया हुआ है -8 वोल्ट और VB आपको दिया हुआ है -16 वोल्ट। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको फॉर्मूले -8 वोल्ट पुट कर दिया, -16 वोल्ट पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, -8 -16, ये आपका आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड इलेक्ट्रिकल का, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म देखिए, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आएगा वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ क्वेश्चन देगा, बेसिक ही पूछेगा। यहाँ पे आपसे बेसिक का मैकेनिकल पूछने वाला है और बेसिक का इलेक्ट्रिकल ही पूछने वाला है। ठीक है, जो ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का हेड लॉस का क्वेश्चन है। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का हेड लॉस का क्वेश्चन, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सभी वैल्यूज दिया हुआ है, फॉर्मुले पुट करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, ऑयल फ्लोज थ्रू 100 mm डायमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप, फ्रिक्शन फैक्टर 0.05, ठीक है, ऑफ लेंथ 100 मीटर, हैविंग वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला आपको याद है आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल आता है आपको न्यूमेरिकल में यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपको mm में दिया हुआ है कि मीटर में दिया हुआ है कि सेंटीमीटर में दिया हुआ, क्योंकि सब खेल इसी का होता है। तो जब भी आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आए यूनिट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया, 100 mm मीटर डायमीटर पाइप दिया। पहले मैं आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है इसका, फ्रिक्शन हेड लॉस निकालने के लिए उसका होता है FLV² अपॉन में 2GD। इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका हेड लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है FLV² अपॉन 2GD। आपको सभी वैल्यू दिए हो, आपको यहाँ पे HF की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें F की, तो F आपका होता है फ्रिक्शन फैक्टर, L की बात करें तो आपका लेंथ ऑफ पाइप होता है, V आपका होता है एवरेज वेलोसिटी, G आपका होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और D आपका होता है डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले पुट करते हैं। वैल्यू D आपको कितना दिया फ्रेंड, आपको डायमीटर दिया हुआ कितना 100 mm, डायमीटर आपको दिया हुआ है 100 mm। ठीक है,
आपको एफ डैश की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया 0.05 दिया हुआ है, और पाइप की लेंथ आपको दिया हुआ है 100 मीटर। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ मीटर में यहाँ mm में, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको v कितना दिया हुआ है, v आपको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आपको मीटर में दिया हुआ है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्या फॉर्मूला है, एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन में 2GD। एफ डैश की वैल्यू कितनी है 0.05 पुट किया, एल की वैल्यू कितनी है 100 मीटर, 100 पुट किया हमने, वी की वैल्यू 4, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2, जी की वैल्यू 9.81, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ 10 पुट करें तो इजी हो जाएगा, ठीक है। और डी की वैल्यू आपको यहाँ पे 0.1 करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको mm में दिया हुआ है, इसको मीटर में करेंगे तो आपको 0.1 हो जाएगा, ठीक है। 0.1 पुट कर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 40 मीटर। HF की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 मीटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 वाला देखिए, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका सही होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं आपको ये समझ में आ गया हो कि ये सीधा आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। सब वैल्यू आपको एग्जाम में दे देगा, आपको वैल्यू पुट करना है, आपको इसका ध्यान रखना है, mm का, मीटर का, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, आप इसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 40 मीटर। आई होप समझ में आपको आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछता है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे बोलता है बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स लोकेटेड इन rotational flow of an incompressible fluid, irrotational flow of compressible or incompressible fluid, steady rotational of incompressible fluid या steady irrotational and incompressible fluid। तो बेसिकली यहाँ पे आपका बर्नौली इक्वेशन जो होती है उसमें कौन कौन से एजम्पशंस थे, ये क्वेश्चन उनसे पूछता है। तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन में जो बर्नौली थ्योरम के एजम्पशंस थे, जहां से बार बार हर एक जेम क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरे 6 एजम्पशन इसके मेन है, जहां से क्वेश्चन पूछता है तो ये मैं आपको 6 एजम्पशन बता दूंगा। और दूसरा आपको बर्नौली थ्योरम होता क्या है, वो कैसे निकल के आया, यहाँ पे आपको मैं उसके लिए गाइड कर दूंगा। एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको बर्नौली का एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। दूसरा आपको बर्नौली के एजम्पशंस दे देगा, बोलेगा इसमें कौन कौन सा आपका बर्नौली का एजम्पशंस है। तो अगर हम पहले बर्नौली इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए आपकी एक पाइप होती है, यहाँ पे आपका ये पाइप है, इसका आपका हाइट h1 है, इस पाइप का हाइट यहाँ पे h2, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है, ये आपका एलिवेशन होता है। कई केसेस में आपकी पाइप दे देगा क्वेश्चन में कि पाइप हमारी हॉरिजॉन्टल है, ये जे में क्वेश्चन आता है, फिर आपको बोल देगा पाइप हमारी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए आपका h1 h2 दोनों सेम रहेगा, क्योंकि ये आपका सेम बेस पे रहेगा, ये आपका h2 ये आपका h1, तो h1 और h2 दोनों आपका सेम रहता है हॉरिजॉन्टल पाइप केस में। लेकिन अगर हमारी पाइप इंक्लाइंड होती है या वर्टिकल होती है किसी एंगल पे, तो वहां पे आपका h1 और h2 आता है। इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, इस यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है। तो ये आपका होता है बर्नौली इक्वेशन का डायग्राम। अब बर्नौली इक्वेशन होता क्या है, यहाँ पे देखिए P1/ρ GH1 हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2/ρ GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। मतलब हमने इस पॉइंट की एनर्जी को इस पॉइंट की एनर्जी से इक्वेट कर दिया। अब अगर बर्नौली इक्वेशन की बात करें फिर यहाँ पे, तो देखिए अगर सिंगल लाइन बात करें तो ये आपका निकल के आता है P/ρ इक्वल टू P/ρ प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट होता है, ये बर्नौली इक्वेशन आपसे एग्जाम पूछता है, ठीक है। P/ρ प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका एनर्जी का समेशन कांस्टेंट होता है। या अगर हम ऐसे बात कर लें कि हम अगर सिंपल बात करें तो ये आपका होता है P/r प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपको दो इक्वेशन आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, आपसे इन दोनों क्वेश्चन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पशंस की। बर्नौली इक्वेशन को निकालने के लिए हमने कौन कौन से एग्जाम्पशन यहाँ पे मेन है। पहला देखिए, पहला एग्जाम्पशन यहाँ पे आपसे बोलता है कि बर्नौली जो आप फ्लूइड वो हमारा आइडियल होता है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन के लिए हमने फ्लूइड माना है, उसको हमने आइडियल माना है। तो यहाँ क्या होता है, हमारा फ्लूइड इज आइडियल। हमारा फ्लूइड क्या माना गया है, फ्लूइड इज आइडियल। आइडियल मतलब क्या होता है फ्रेंड, मतलब इसका होता है दैट इज फ्लूइड है जीरो विस्कोसिटी। क्या है, जीरो विस्कोसिटी का हमारा फ्लूइड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पशन हो गया, हमारा फ्लूइड क्या है, आइडियल है, मतलब हमारा विस्कोसिटी जीरो है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पशन बात करते हैं फ्रेंड, तो सेकंड माना है हमारा फ्लो इज स्टेडी। फ्लो इज स्टेडी, हमारा फ्लो जो है स्टेडी है, ये माना गया हमारा फ्लो जो है स्टेडी रखा गया है। तो आपको ये सेकंड एग्जाम्पशन भी याद रखना है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या माना गया, हमारा फ्लो इज कंटिन्यूअस। हमारा फ्लो जो है फ्लो इज कंटिन्यूअस, हमारा फ्लो जो है कंटिन्यूअस है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है।
फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ आपका होता है वहां फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। तो ये आपका चौथा जंक्शन हो गया। तो आपको पहला रखना है कि वहां फ्लूइड इज आइडियल, मतलब फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 है। दूसरा, फ्लो हमारा स्टेडी है। तीसरा, फ्लो हमारा कंटिन्यूअस है। चौथा, फ्लो हमारा इनकम्प्रेसिबल है। दो इसके मेन और हैं, दो और क्या है फ्रेंड, इसका एक और है, फ्लो इज इर्रोटेशनल, फ्लो इज इर्रोटेशनल। इसको आपको याद रखना। फ्लो एक और आपका होता है फ्लो इज अलोंग, फ्लो इज अलोंग, फ्लो इज अलोंग स्ट्रीम लाइन, फ्लो इज अलोंग स्ट्रीम लाइन। तो आपको ये 6 जंक्शन याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया। पहला, आपका बर्नौली इक्वेशन कहां से आया, कैसे हमने इसको ड्राइव किया। दूसरा, बर्नौली इक्वेशन कौन कौन से मेन एजम्पशन है जहां से आपसे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा है, और इसी बार आपसे इसी में से आपसे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्टेडी, इर्रोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल। तो आपको यहाँ पे आ गया देखिए, पहला आपका स्टेडी है, दूसरा आपका ऑप्शन देखिए इर्रोटेशनल फ्लो, आपका इर्रोटेशनल है, और थर्ड आपको दिया इनकम्प्रेसिबल, आपका इनकम्प्रेसिबल है। मतलब यहाँ पे आपको फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो एंड इर्रोटेशनल फ्लो। तो आपको ये 6 जंक्शन याद रखने पड़ेंगे। क्या पता अगली बार एग्जाम में आपको ये 3 आपको दे देगा। और आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी पड़ेगी। आपको इक्वेशन दे देता है, बोलता है इसमें से कौन सी इक्वेशन बर्नौली लॉ के लिए बनाई गई है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको बर्नौली इक्वेशन पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको मन में कोई डाउट है, आप मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला सही था, स्टेडी इर्रोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या बोलता है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड बिटवीन, मतलब डीसी मशीन जो आपकी होती है उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें से आपसे एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कि आपसे अगर किसी में एग्जाम क्वेश्चन आता है इन तीनों में से किसी एक से आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपको बेसिकली डीसी मशीन का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। यहाँ मैंने आप सामने एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जहां से आप करंट के फ्लो को समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका डीसी का सप्लाई है, ये इसका फील्ड है, ये इसका प्लस माइनस ये आपका चार्ज हो गया। यहाँ पे आपका फील्ड का करंट हो गया IF, तो यहाँ पे IF हो गया, ये आपका नेचर हो गया, इसका करंट हो गया IA, ये लोड का IL हो गया, ये आपका EG हो गया, ये आपका RA हो गया। तो बेसिकली ये सब आपके हो गए नोटेशंस इन डीसी मशीन्स, ठीक है। अब इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला आपका होता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा आपका होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा आपका होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम पूछा है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको तीनों को एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि अगर इन तीनों में से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है आपसे गलती नहीं होगी। पहले हम बात करते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ये आपका नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये आपको प्लॉट करते हैं, इसको हम प्लॉट करते हैं बिटवीन EG वर्सेस IF। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम EG वर्सेस IF, EG और IF के बीच प्लॉट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की। तो ये आपका होता है EG वर्सेस IA, EG वर्सेस IA, ये आपका होता है क्या, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो हम जब EG और IA के बीच में प्लॉट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड आती है आपकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको हम प्लॉट करते हैं फ्रेंड V वोल्टेज वर्सेस I लोड, लोड का करंट के बीच में। तो ये आपको तीनों कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। पहला आपका होता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब EG और IF के बीच में हम प्लॉट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा आपको होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, जो उसको हम EG और IA के बीच में प्लॉट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा आपको होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, जब हम उसको V और I लोड के बीच में प्लॉट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो आपके इसी में क्वेश्चन फिर से आ गया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आपका EG और IA के बीच में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 देखिए, EG वर्सेस IA। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अब क्या पता इस बार आपसे एग्जाम में नो लोड के बारे में पूछ ले और एक्सटर्नल के बारे में पूछ ले, तो अगर आप इसको याद रखेंगे आप इजिली यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। आई होप यहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नोन ऑन द जनरेटर बस, मतलब जनरेटर बस में हमें कौन सी क्वांटिटी पता होती है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका इलेक्ट्रिकल से लोड फ्लो एनालिसिस के चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब लोड फ्लो एनालिसिस आपका टॉपिक होता है इलेक्ट्रिकल से, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से अगर 6 एमसीक्यू यहाँ से बनता है बेसिकली, तो आपको 6 एमसीक्यू यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए जो आपका लोड फ्लो एनालिसिस होता है उसमें 3 प्रकार के बस होते हैं। पहली बस आपकी होती है रेफरेंस बस, दूसरा आपका होता है जनरेटर बस और तीसरा आपका होता है लोड बस। बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, आपसे पूछा है नोन क्वांटिटीज इन जनरेटर बस, मतलब जनरेटर बस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको जनरेटर बस में नोन क्वांटिटी कौन सी होती है। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि आपको जनरेटर बस में नोन क्वांटिटी कौन सी होती है। क्या पता इस वाले एग्जाम में पूछ ले रेफरेंस बस में नोन क्वांटिटी कौन सी होती है, या लोड बस में नोन क्वांटिटी कौन सी होती है, या आपका रेफरेंस बस में अननोन क्वांटिटी कौन सी होती है, जनरेटर बस में अननोन क्वांटिटी कौन सी होती है, या लोड बस में अननोन क्वांटिटी कौन सी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको इस टेबल की हेल्प से इन तीनों को एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम रेफरेंस की बस की बात करें तो आपका रेफरेंस बस में जो आपकी नोन क्वांटिटी होती है ये आपकी होती है वोल्टेज, पहला ये आपका होता है वोल्टेज मतलब V, और आपका होता है लोड एंगल, लोड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका होता है 2 नॉन क्वांटिटी इन द केस ऑफ रेफरेंस बस। वही हम बात करें जनरेटर बस की, तो जनरेटर बस में आपका होता है एक्टिव पावर, आपका होता है एक्टिव पावर, इसको हम बोलते हैं P, और दूसरा आपका होता है वोल्टेज मतलब V, ठीक है, ये आपका हो गया V। तो आपका नॉन क्वांटिटी होती है इन केस ऑफ जनरेटर बस एक्टिव पावर एंड वोल्टेज। वही थर्ड बात करें लोड बस में, तो लोड बस में आपका होता है एक्टिव पावर, लोड बस में आपका होता है एक्टिव पावर P, और तीसरा आपका होता है रिएक्टिव पावर Q, रिएक्टिव पावर Q। तो ये आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा कि रेफरेंस बस में आपका नॉन क्वांटिटी होता है वोल्टेज एंड लोड एंगल, जनरेटर बस में आपका होता है एक्टिव पावर एंड वोल्टेज, और लोड बस में आपका होता है एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो आपको दिया था, ऑप्शन नंबर डी देखिए, V एंड P, मतलब वोल्टेज एंड एक्टिव पावर आपका नोन होता है जनरेटर बस में। तो यहाँ पे अभी आपको सोल्यूशन मिल गया, बट अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं अननोन क्वांटिटीज की, ठीक है। तो अननोन क्वांटिटी बात करें तो आपका रेफरेंस बस में अननोन क्वांटिटी आपकी होती है एक्टिव पावर मतलब P, और दूसरा आपका होता है रिएक्टिव पावर मतलब Q। तो यहाँ P आपको मिल जाएगा एक्टिव पावर, Q आपका होता है रिएक्टिव पावर, ठीक है। यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपका रिएक्टिव पावर Q और लोड एंगल आपका यहाँ पे लोड एंगल, तो यहाँ पे आपका Q यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टिव पावर Q, और लोड एंगल यहाँ पे आ जाएगा लोड एंगल Q, ठीक है। वही थर्ड बात करें तो यहाँ पे आपका होगा वोल्टेज और लोड एंगल सिग्मा फाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इन द केस ऑफ रेफरेंस बस, जनरेटर बस या लोड बस, तो आपसे यही 6 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि इन तीनों के केस में कौन सी नॉन क्वांटिटी है, कौन सी अननोन क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिकल का लोड फ्लो एनालिसिस से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा रेफरेंस बस में वोल्टेज एंड लोड एंगल, जनरेटर बस में एक्टिव पावर एंड वोल्टेज, लोड बस में एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। ये आपका टेबल हो गया नॉन क्वांटिटी का, उधर मैंने बना दिया अननोन क्वांटिटी का। आई होप यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा भी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है द स्पिंडल स्पीड रेंज इन ए जनरल पर्पज लेथ इज डिवाइडेड इनटू स्टेप विच अप्रोक्सीमेटली फॉलो। तो जो आपका लेथ मशीन होती है, जनरल पर्पज लेथ मशीन होती है, उसमें जो हम स्टेप में डिवाइड करते हैं स्पीड को, वो किस रेशियो मतलब किस वो क्या फॉलो करता है, बेसिकली वो क्या फॉलो करता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, लॉगरिथमिक प्रोग्रेशन LP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। तो यहाँ मैं आपको कुछ केस लेके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका जनरल पर्पज लेथ मशीन में हम AP या GP कौन सा इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। वहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, वो भी यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो अगर हम बात करें जनरल पर्पज लेथ मशीन या जनरल मशीन टूल्स का, तो वहां जो आपका स्पीड लेआउट की बात करते हैं, तो वहां पे स्पीड लेआउट स्टेप्ड मशीन में किसको मतलब क्या क्या मेन चीज वहां पे हम देखते हैं, क्या क्या मेन चीज वहां पे हम रिफर करते हैं, जिससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात हम देखते हैं मैक्सिमम RPM, या इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट स्पीड, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से, ठीक है। दूसरा आपको होता है मिनिमम RPM, या इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट स्पीड, इसको हम डिनोट करते हैं L से, ठीक है। तीसरा आपको होता है नंबर ऑफ स्पीड्स, मतलब कितनी नंबर ऑफ स्पीड्स में हम अपना मशीन का स्टेप किए हुए हैं।
चौथा आपका होता है नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने स्पीड को डिस्ट्रीब्यूट किया उसको हमने किस में किया, एपी में किया या जीपी में किया। अब हम बात करते हैं किस में हम प्रीफर करते हैं। फ्रेंड हम बेसिकली यहाँ पे जीपी में अपना प्रीफर करते हैं। रीजन बताता हूँ रीजन क्यों। देखिए अगर हम एपी में जाएंगे तो एपी में हमको जो है लोअर स्पीड में अगर हमको चाहिए होगा तो एपी के केस में वो बहुत ही कम स्पीड हमको दे पाता है। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जाएंगे तो वहां पर हम स्पीड को वेरी कराते हैं तो वहां पर जो हमको रेंज मिलती है लोअर स्पीड हमको बहुत ही कम रेंजेस मिलती है, जबकि हमारा जिससे हमारा क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन का लॉस होता है। हम अगर बात करें लेथ मशीन की तो अगर हम एक एग्जांपल देता हूँ थ्रेडिंग का, अगर हम बात करते हैं थ्रेड कटिंग का, जो आपका थ्रेडिंग का एग्जांपल होता है, आप सभी ने अपने डिप्लोमा में या बीटेक में वर्कशॉप किया होगा, तो लेथ मशीन से आपने थ्रेड बनाया होगा। सबसे कम स्पीड पे हम थ्रेड बनाते हैं जिससे उसका थ्रेड डैमेज ना होने पाए। अब यहाँ पे एपी के केस में हमको लोवेस्ट स्पीड में बहुत ही कम हमको रेंज मिलती है, जबकि जीपी के केस में वही पॉसिबल होता है। जीपी केस में कम से कम स्पीड हमको रेंज मिल जाती है, तो इसीलिए हम जीपी को प्रेफर करते हैं इन जनरल पर्पज मशीन टूल्स में। जैसे ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, आपका थ्रेडिंग हो गया, नर्लिंग हो गया, उन सभी में हम लोअर स्पीड चाहिए होती है हमको, तो वहां पे हम जीपी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल, इससे एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस आपको फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। H = L मल्टीप्लाइड बाई R की पावर n-1। H आपका होता है मैक्सिमम आरपीएम, L आपका होता है मिनिमम आरपीएम, एन आपका होता है नंबर ऑफ स्पीड। सब कुछ आपको एग्जाम में देगा। आपको आर यहाँ पे होता है कॉमन रेशियो, यहाँ पे आर होता है आपका कॉमन रेशियो। जिन बच्चों ने जीपी पढ़ा होगा आप सभी पता कॉमन रेशियो क्या होता है। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 क्वालिटी में से एक आपको अननोन कर देगा और आपको एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला सही होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। फ्रेंड आप सभी से छोटी जब वीडियो एंड हो जाएगा प्लीज वीडियो छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त हो तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के दोस्त चाहे मैकेनिकल के दोस्त, प्लीज सभी तक ये वीडियो शेयर करिए जिससे सबकी हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ अलाइंड बियरिंग। तो फ्रेंड बियरिंग में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्फेरिकल बियरिंग, कोनिकल बियरिंग, जर्नल बियरिंग या रेक्टेंगुलर बियरिंग। तो यहाँ पे मैं पहले आपको जो बियरिंग ये जो बियरिंग दिया वो ये बियरिंग किसके अंडर में आती है पहले आपको मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, फिगर के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम बात करें रोलर बियरिंग, तो जो आपकी रोलर बियरिंग होती है इसके अंदर में सब बियरिंग्स आती है। जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये सब ऑप्शन रोलर बियरिंग के अंदर आता है। फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात एक वन वर्ड इसमें आता है आपका, वन वर्ड आपका एक क्वेश्चन आता है कि रोलर बियरिंग में और आपका बॉल बियरिंग में किसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसको ध्यान रखिएगा, आपकी रोलर बियरिंग की जो आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, इससे एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी इज मोर देन बॉल बियरिंग, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपकी रोलर बियरिंग होती है इसमें आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बॉल बियरिंग से ज्यादा होती है। अब अगर रोलर बियरिंग्स की बात करें तो बेसिकली इसमें जो आपका रोलिंग एलिमेंट्स होता है, जो बाय डिफॉल्ट अगर बाय डिफॉल्ट बात करें तो जो इसमें आपके रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपका बेसिकली सिलेंड्रिकल रोलर्स होते हैं। ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोलर्स होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल रोलर्स होते हैं आपका इस केस में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो आपकी रोलर बियरिंग होती है इसमें जो आपके रोलिंग एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली सिलेंड्रिकल रोलर्स होते हैं। अब इसके 4 मेन टाइप्स के होते हैं। जो आपकी रोलर बियरिंग होती है वो 4 मेन टाइप की रोलर बियरिंग आपकी होती है। कौन कौन सी होती है देखिए, पहली यहाँ पे आपकी होती है सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। पहली आपकी होती है सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। ठीक है, दूसरी यहाँ पे आपकी होती है स्फेरिकल रोलर बियरिंग, स्फेरिकल रोलर बियरिंग। ठीक है, तीसरी आपकी कौन सी होती है फ्रेंड यहाँ पे, तीसरी आपकी यहाँ पे होती है निडल रोलर बियरिंग, निडल रोलर बियरिंग। ठीक है, चौथी यहाँ पे आपकी होती है टेपर रोलर बियरिंग। ठीक है, तो यहाँ मैंने अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपका जो आपकी रोलर बियरिंग होती है इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बॉल बियरिंग से अधिक होती है, और जो इसमें आपका रोलिंग एलिमेंट होता है वो आपका सिलेंड्रिकल रोलर्स के फॉर्म में होता है। इसमें 4 मेन बियरिंग होती है। पहली आपकी होती है सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, दूसरी आपकी होती है स्फेरिकल रोलर बियरिंग, तीसरी आपकी निडल रोलर बियरिंग, चौथी आपकी टेपर रोलर बियरिंग। अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग का फिगर मैं आपको बना के दिखाऊं
तो मान लीजिए आपका सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर से आपका आउटर केज हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ये बेयरिंग आ जाएगी, ये आपकी बेयरिंग आएगी, ये आपका ऐसे इसको हम डिवाइड कर देते हैं बेयरिंग को, ये आपका केज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये सिंपल सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में बेयरिंग आपकी हो गई। ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये आपकी सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग है। अगर स्फेरिकल में आते हैं तो यही जो आपका शेप है वो शेप आपको कुछ ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपका स्फेयर ले लेगा, इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। थोड़ा सा ये आपका ऐसे हो जाएगा, बाकी ये सब सेम रहेगा, ठीक है। ये आपका ऐसे, ये सब आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है, इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ये आपका इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें आपका निडल रोलर बेयरिंग की, तो इसमें आपकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, जो आपके रोलर है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं निडल रोलर बेयरिंग। बाकी सब आपका सेम रहने वाला है। वहीं बात करें टेपर रोलर बेयरिंग, तो आपकी टेपर वाली जो आपकी बेयरिंग होती है वो थोड़ा सा कुछ ऐसे आपका टेपर फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब आपका यहाँ पे सेम रहता है। तो ये आपका हो गया 4 मेन बेयरिंग होगी। पहली आपकी होगी सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, दूसरी स्फेरिकल, तीसरी निडल और चौथी आपकी टेपर। अब इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो आपका इसके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ अलाइंड बेयरिंग। तो ये जो आपकी ये वाली बेयरिंग है, ठीक है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपकी सेल्फ अलाइंड बेयरिंग होती है। इसी में से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपकी सेल्फ अलाइंड बेयरिंग होती है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा, स्फेरिकल। अब अगर मैं आपको हर एक बेयरिंग का मेन पॉइंट बताऊं, जो आपका सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग होता है, पहली जो आपकी बेयरिंग होती है, इसमें आपका एक शॉर्ट रोलर होता है, ये सिंपल सी बात है। ये बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये बहुत ही हाई स्पीड सर्विस में इसका इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड, जहां हमको हाई स्पीड की सर्विस चाहिए होती है, वहां पे हम नॉर्मली जो है सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका हो गया हाई स्पीड सर्विस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपसे इसमें पूछा है कि कौन सी सेल्फ अलाइंड बेयरिंग होती है, उसी प्रकार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाई स्पीड सर्विस के लिए हम कौन सी बेयरिंग को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो आपका सेल्फ अलाइंड बेयरिंग है, इसमें कितने मिस अलाइनमेंट को सेल्फ कर सकता है, तो इसका आप याद रखिएगा +-1/1.2। तो ये इतने एंगुलर मिस अलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकता है, ये इतने एंगुलर मिस अलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, आपका स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। अगर हम बात करें निडल रोलर बेयरिंग की, तो इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं पिस्टन पिन में। इस बेयरिंग को हम इस्तेमाल करते हैं पिस्टन पिन, ये आपकी पिस्टन पिन बेयरिंग्स होती है। इससे एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है पिस्टन पिन बेयरिंग कौन सी होती है, तो पिस्टन पिन बेयरिंग बेसिकली आपकी निडल रोलर बेयरिंग होती है, ठीक है। चौथी आपकी है टेपर रोलर बेयरिंग। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमको दोनों लोड एब्जॉर्ब करना होता है, बोथ रेडियल लोड एंड थ्रस्ट लोड। जब हमको दोनों लोड यहाँ पे लेना होता है किसी चीज पे, तो ये बेयरिंग हमारी जो होती है दोनों लोड ले सकती है, रेडियल लोड भी ले सकती है और थ्रस्ट लोड भी ले सकती है। वहां पे हम अपना टेपर रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको इस एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया होगा। मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया उसको हम समराइज कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जो आपकी रोलर बेयरिंग होती है उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो आपकी बॉल बेयरिंग से अधिक होती है। दूसरा, आपका जो रोलर बेयरिंग होता है उसमें जो आपका मेन रोलिंग एलिमेंट होता है वो आपका सिलेंड्रिकल रोलर्स होते हैं। कौन कौन सी बेयरिंग्स होती हैं, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग होती है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होती है, निडल बेयरिंग होती है और आपका टेपर बेयरिंग होती है, ठीक है। जो 4 क्वेश्चन जे में आ चुके हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सेल्फ अलाइंड बेयरिंग कौन सी होती है, तो सेल्फ अलाइंड बेयरिंग हमारी स्फेरिकल बेयरिंग होती है। और जे में क्वेश्चन क्या क्या बने हुए हैं कि हाई स्पीड सर्विस के लिए हम कौन सी बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हाई स्पीड सर्विस के लिए हम अपना सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। पिस्टन पिन बेयरिंग कौन सी होती है हमारी, तो पिस्टन पिन बेयरिंग हमारी निडल रोलर बेयरिंग होती है। और ऐसी कौन सी बेयरिंग होती है जो हमारा दोनों लोड को ले सकती है, विच कैन कैरी बोथ रेडियल लोड एंड थ्रस्ट लोड, तो उसका आंसर आपका होता है टेपर रोलर बेयरिंग। आई होप आपको सभी बेयरिंग कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही था, स्फेरिकल बेयरिंग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा, एक जो आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू हाफ CV², उसके डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोलता है a capacitor is connected to a 12 वोल्ट बैटरी, what is the energy stored in the capacitor। तो आपको यहाँ पे C की वैल्यू दिया हुआ है, N माइक्रोफैराड, आपको वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ 12 वोल्ट। आपको सिंपली से कुछ नहीं करना है फ्रेंड, देखिए आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है। इसको मैं हटा देता हूँ, आगे आप सभी लोग उसको नोट कर लिए होंगे। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला जो है हाफ CV²। देखिए आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ, यहाँ पे आपको C दिया हुआ है कितना 1
ये आपको सी दिया हुआ, वोल्टेज आपको कितना दिया, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट। सिंपल सा आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे एनर्जी पूछ रहा है कि वहां कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो हाफ CV स्क्वायर हमने कर दिया, हाफ हमने रखा, सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको हम लिख देंगे 1 इंटू 10 की पावर -6। उसका बी आपको दिया 12 वोल्ट, इसको हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, इसको आप फ्रेंड सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 में जूल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सेकंड वाला 72 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 जूल। तो यहाँ पे इस डायरेक्ट फॉर्मूले पे आप इस क्वेश्चन को रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन बोलता है ए नेटवर्क हैज 2 ब्रांचेस इन पैरेलल, मतलब पैरेलल में कोई सर्किट लगी हुई है। वन ब्रांच कंटेन्स इंपीडेंस Z1 एंड अदर ब्रांच कंटेन्स इंपीडेंस Z2। तो दो पैरेलल सर्किट है, एक ब्रांच में इंपीडेंस Z1 है और एक ब्रांच में इंपीडेंस Z2 है। इफ इट इज फेड फ्रॉम एन AC वोल्टेज V ऑफ फ्रीक्वेंसी f, व्हाट डज द करंट थ्रू Z1 डिपेंड्स ऑन। तो Z1 से जो करंट जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपको सिंपल सा एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, रफ फिगर, वहां से आप फिगर देख के आप उसको इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो हम बात करें फिगर की, तो इसको डालता हूँ पहले। देखिए फिगर आपको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फिगर देखिए, बोला दो पैरेलल सर्किट है, तो यहाँ पे आपका एक इम्पीडेंस लगा हुआ है क्या, Z1, ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पीडेंस लगा हुआ है आपका Z2। ठीक है, इसको हमने पैरेलल सर्किट से जोड़ दिया, ये आपके हमने इसको पैरेलल सर्किट से हमने इसको जोड़ दिया। यहाँ पे आपका हो जाएगा कोई करंट हमने जोड़ दिया यहाँ से, ये आपका वोल्टेज V हो जाएगा, ये आपका करंट I1 जाएगा, ये आपका करंट I2 जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपसे इसको जोड़ दिया Z1 से, इसको Z2 से, और यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे V। क्वेश्चन पूछता है आपका व्हाट डज द करंट Z1 थ्रू Z1। तो Z1 से जो करंट जाएगा वो किस पे आपका डिपेंड करेगा, आपसे ये पूछता है। देखिए पहला पॉइंट, सिंपल से पहला पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो पैरेलल में क्या होता है फ्रेंड, अगर पैरेलल सर्किट आपकी होती है तो पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, पैरेलल सर्किट में आपका वोल्टेज सेम होता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पहला। ठीक है, अब अगर हम बात करें आई का फॉर्मूले की बात करें हम, तो I1 इक्वल टू होता है V अपॉन Z1, क्योंकि आपका Z1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका Z1 से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, तो हमने इसको लिख दिया I1 इक्वल टू V अपॉन Z1। अब यहाँ से क्या निकल के आपको, यहाँ से निकल के आया है कि I1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है V के, और I1 जो है वो आपका इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है Z1 के। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन देखिए इसमें, सेकंड ऑप्शन देखिए V कॉमा Z1। तो जो आपका I1 है, I1 जो है आपका Z1 से जा रहा है, I1 जो आपका Z1 से जा रहा है वो किस पे डिपेंड है, V पे डिपेंड है और Z1 पे डिपेंड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा V कॉमा Z1। आई होप यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के पूछा है। ठीक है, पूछता है ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस हैज एन इंटरनल एनर्जी U। आपसे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी से क्वेश्चन पूछा है, तो मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से पहले ही आपको मैं इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाए। इंटरनल एनर्जी की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी जो है बस आपके टेम्परेचर का फंक्शन होता है ओनली। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तभी आपका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस आएगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन आपसे बोलता है ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस हैज एन इंटरनल एनर्जी U एंड इज देन कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले 1 था, उसके बाद हमने इसको जो इसका V2 हो गया, हमने उसको 1/2 कर दिया। ठीक है, हमने वॉल्यूम को छेड़ा है। ठीक, बट वाइल टेम्परेचर स्टे द सेम, बस सिंपल सी बात, टेम्परेचर को हमने छेड़ा ही नहीं। ठीक है, मतलब जो आपका डेल्टा T है वो आपका रिमेन चीज है, मतलब हमने टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं किया। व्हाट इज द न्यू इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ U। फ्रेंड मैंने आपसे पहले बता दिया था, जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर हमने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया तो आपका डेल्टा U भी कोई चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपका U जो है कांस्टेंट रहने वाला, मतलब आपका U यहाँ पे U ही रहेगा। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
हाफ यू 4 टाइम्स यू 1/4 यू। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता चल गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यू। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैंने आपको पार्ट 3 में टोटल यहाँ से आपको पार्ट 1, अगर हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की बात करें तो यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक एक्सटेंड कर दिया। आई होप आपको 32 क्वेश्चन अगर आपने देख लिया होगा, सभी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल गया होगा। अब हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4। तो प्लीज जितना मैक्सिमम हो सके वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड कर दूं आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।